$55 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की बन सकती है, ये कहना है आईएमएफ के ऑफिशियल का। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। जो इकोनॉमी में राइवलरी बल्कि कंपटीशन होना चाहिए, उस कंपटीशन में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है वहां पे। आईएमएफ की डेप्यूटी डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने ये कहा है कि इंडिया कुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। इंडिया जो है वो इकोनॉमी $55 ट्रिलियन पर पहुंचेगी बाय 2047। $55 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया की बन सकती है बाय 2047, ये कहना है आईएमएफ के ऑफिशियल का। और उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये वाली बात बताई है। 2027 में क्या होने जा रहा है ये बताई है गीता गोपीनाथ, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। गीता गोपीनाथ का ये कहना है कि इंडिया कुड बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ दिस वर्ल्ड बाय 2027। 2027 में भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन सकता है दुनिया की। और उनका भी कहना है कि ये अचीवेबल है ये टारगेट। एक तो देखिए कि इंडिया की सबसे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट जो है ना वो दिखाई देती है पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के साथ। बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है, एग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जापान के साथ जो चल रहा है इस वक्त, आप देखिए ना, 3 कंट्रीज़ के साथ साइमल्टेनियसली इस वक्त इंडिया एंगेज कर रहा है। और साथ ही अगर हम इससे आगे बढ़ें तो 2 और, यूक्रेन और पोलैंड के साथ भी एंगेजमेंट जो है वो भी जारी है, क्योंकि वहाँ पे भी मोदी साहब जा रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त उनकी कंट्री के अंदर आए हुए हैं लोग, नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर हैं, जापान का डेलीगेशन है और फिर मलेशिया जो है उसके पीएम हैं। तो ये 3 कंट्रीज़ के साथ उनसे बहुत बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं भारत की, बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर्स में। तो ये सब अपनी जगह पर है। तो देखिए कि जहाँ पर हम जब ये सब कुछ देख रहे हैं तो इससे तो लगता है कि जो कंट्री इतने कीनली, एक्सटेंसिवली और बहुत जज्बे के साथ जो है, यानी जज्बा तो नहीं, मैं नहीं, यहाँ पे ये गलत हो गया, जज्बा नहीं, सिर्फ जज्बा नहीं, जज्बा भी है, लेकिन उसके साथ जो है एक जिस तरह होना चाहिए डिप्लोमेटिकली एंगेज है इस वक्त और कर रहा है, उससे तो ये लगता है कि हो सकता है कि ये दोनों फैक्टर्स जो हैं, हर देखिए हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो बात कही है कि ये अचीवेबल है, ये तो दुनिया के सबसे बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कही है, तो हम उसको कैसे जो है वो डिनाई कर सकते हैं। आप देखते कि पड़ोस में क्या हो रहा है वहां पे। जापान के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे, इंडोनेशिया के वहां पे, मलेशिया के अनवर इब्राहिम है वहां पे। और फिर मोदी साहब पोलैंड गए हैं, पोलैंड से वो जाएंगे यूक्रेन। पोलैंड क्यों गए हैं? क्योंकि वहां से जाके 10 घंटे की ट्रेन का सफर करके यूक्रेन जाएंगे। और पहली दफा किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने 45 ईयर्स में यूक्रेन जा रहे हैं। ये मैं पड़ोस की बातें बता रहा हूँ ना, कि पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त चिप मेकिंग में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो है, उनका वहां पे सीईओ थे। लेकिन आप जो है वो मुसलसल, आपकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है, उनकी डायरेक्शन दूसरी तरफ है। अजीब सी बात है। पाकिस्तान कोई भी जो इंटरनेशनल, अगर हम देखते हैं नेशनली, अगर हम देखें तो कोई भी लीडर पाकिस्तान आना नहीं चाह रहा। भारत को हमने देखा कि उन्होंने जापान में बात की, डायलॉग जो 2+2 डायलॉग हुए वो हुए हैं। अभी पोलैंड गए मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं उनसे। देखिए ना, भारत ने सबसे पहले उनका एक स्लोगन, उनका एक टारगेट था स्ट्रेटेजिक अटॉनमी, उन्होंने ना स्ट्रेटेजिक अटॉनमी। तो उसको अचीव करने के लिए उन्हें पता था सबसे पहले तो फाइनेंशियल उन्होंने अपने कवर किए। इस वक्त दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द रीजन फाइनेंस वाइज। और फिर वो अपनी मर्जी से, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है स्ट्रेटेजिक अटॉनमी की, कि उन्होंने रशिया से तेल लिया जबकि अमेरिका और दूसरा वेस्ट जो था इसके खिलाफ था। अब उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट में डिसीजन लिए। आज भी वो नेशनल इंटरेस्ट को बेस सामने रख के वो डिसीजन ले रहे हैं।
पोलैंड के, मैं जब अभी मोदी साहब पोलैंड गए, मैं हैरान हूं, वहां पे तकरीबन 25-30 हजार इंडियन आबाद है वहां पे। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां पे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5,000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। और पोलैंड एक वाहिद एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है। 3 करोड़ बच्चा तो आपका स्कूल ही नहीं जा रहा, तो आप तरक्की किस तरह करेंगे? प्रेसिडेंट क्यों आए वहां पे भी? जो आता है आप कपड़े उतार लेते हैं उसके, आप उससे मांगना शुरू हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। क्यों आएंगे वो? आपके वजीर आजम सब खुद कहते हैं मेरी ना कॉल उठाता है, मैं जहां जाता हूँ खराज मांगता फिर हूँ। भाई लंदन में जो आपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कई दफा कह चुके हैं, आपका 150 बिलियन बाहर पड़ा, वो ऐसे थोड़ी चला गया ना। आप लूट रहे हैं, मुसलसल लूट रहे हैं, आज भी लूट रहे हैं। आपके जितने इस वक्त डिसीजन मेकर हैं, उनके तो बच्चे सब के सब बाहर हैं। वो तो अपने टैची अपने पैक करके सोते हैं कैरी ऑन लगेज के साथ, कि क्या पता है पलटा खाए, सुबह की फ्लाइट पहले लेनी पकड़नी पड़ जाए। आपका तो हर इस वक्त तो यही चल रहा है काम, और सबको पता है। ये भी नहीं कि मैं आप और मैं कोई नई बात कर रही हूँ, सबको पता है करप्शन के क्या हालात। मगर सर ये कोई अच्छी चीज भारत से क्यों नहीं सीख लेते, खासतौर पे इकोनॉमी को अपने करने के लिए? वो तो किसी से भी सीखी जा सकती है, भारत नहीं पसंद ना सही, लेकिन उसमें उससे सीखा तो जा सकता है। उनके कितने रिटायर्ड आर्मी जनरल्स जो है वो लंदन में सेटल, उनके कितने वजीर आजम जो है वो अमेरिका या लंदन में सेटल, बताएं जरा आप। मैं यही तो कह रहा हूं ना, आपकी तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि आपके डिसीजन मेकर्स के ऊपर पाबंदी हो कि वो डुअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। भारत के अंदर ये कानून है कि उनकी सर्टेन पोजीशन पे डुअल सिटीजनशिप नहीं, लेकिन यहाँ पे आपके हर एक का बच्चा बाहर, हर एक की बीवी बाहर है, डुअल सिटीजन। आईएमएफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि जब भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, दैट इज 2047 तक, इंडिया की इकोनॉमी नॉमिनल टर्म्स में 55 ट्रिलियन यूएस डॉलर की हो जाएगी। और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। वहीं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ गीता गोपीनाथ का कहना है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और ये होते ही साथ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इंडिया का जो कद है आज वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वो बहुत ही बड़ा है, जो कि और बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ ही जो एफडीआई है और दूसरे प्रकार की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा भारत के अंदर आना। और इन सब बातों पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है और काफ़ी नर्वस दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत के लिए इतने अच्छे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं आईएमएफ से, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से काफ़ी बुरी न्यूज़ आ रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो लोन देना था 7 बिलियन यूएस डॉलर का, उसे डिले कर दिया है किसी इरेगुलरिटी के चलते। और इससे पता चलता है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक कंट्री जहां ग्लोबल ग्रोथ को लीड कर रही है, वहीं दूसरी कंट्री लोन पर लोन ले रही है।